नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे कैसे महाराष्ट्र हुआ भगवा मैं, बीजेपी के सख्त एक्शन से क्यों मचा हड़कंप, ओवैसी के भाई को मोदी के खिलाफ बोलना पड़ा भारी, राज ठाकरे को बीजेपी ने क्यों दिया झटका, महाराष्ट्र में फिर राहुल ने चला जातिगत जनगणना का दांव। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में सीएम योगी की धमाकेदार एंट्री से विपक्ष चारों खाने चेत। योगी बोले, अयोध्या के बाद अब हम काशी और मथुरा की तरफ बढ़ चुके हैं। महाराष्ट्र चुनाव से पहले बीजेपी का सख्त एक्शन, 40 नेताओं को पार्टी से किया बाहर, पार्टी में मचा हड़कंप। चुनावी प्रचार के मैदान में उतरे अकबरुद्दीन ओवैसी का विवादित बयान, बोले मैं पीएम मोदी और सीएम योगी का दुश्मन हूं। महाराष्ट्र चुनाव में राज ठाकरे की बड़ी मुश्किलें, बीजेपी ने बेटे अमित ठाकरे का समर्थन करने से किया इनकार। कांग्रेस के लिए नागपुर से राहुल गांधी ने शुरू किया चुनाव प्रचार, संविधान की कॉपी दिखाकर सेट किया एजेंडा। खबरों में सबसे पहले बात सीएम योगी के धुआंधार चुनाव प्रचार की। योगी ने महाराष्ट्र चुनाव प्रचार में एंट्री करते ही गदर मचा दिया। उन्होंने वाशिम में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, अयोध्या में जब प्रोग्राम किए, भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हो रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी। तब उन्होंने कहा था, तब उन्होंने एक ही बात कही थी, ये तो शुरुआत है, शुरुआत। केवल अयोध्या ही नहीं, अब तो हम काशी और मथुरा की तरफ भी बढ़ चुके हैं। सीएम योगी ने आगे कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दो गठबंधन लड़ रहे हैं, कांग्रेस का महाअघाड़ी और बीजेपी का महायुति। कांग्रेस और उसके साथी दलों का गठबंधन महाअघाड़ी नहीं बल्कि महाअनाड़ी गठबंधन है। मैं अनाड़ी इसलिए कहता हूं क्योंकि जिसे राष्ट्र और धर्म की चिंता ना हो वो अनाड़ी ही होगा। एक वक्त था जब आतंकवादी देश में घुसकर विस्फोट करते थे। आज मोदी जी के नेतृत्व में कोई सीमा पर अतिक्रमण करता है तो उसका राम नाम सत्य हो जाता है। मुस्लिम बहुल वाशिम इलाके में सीएम योगी ने शिवाजी बनाम औरंगजेब का वैचारिक मुद्दा उठाकर हिंदुत्व को तेज धार देने वाला भाषण दिया। उन्होंने कहा, जिस तरह से वाशिम विधानसभा क्षेत्र में लोग उमड़े हैं, यह महाराष्ट्र में बीजेपी की विजय गाथा लिखने जा रहा है। सीएम योगी ने अपने भाषण में कहा कि सत्ता आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन भारत रहना चाहिए, सशक्त रहना चाहिए। ये लोग यानी विपक्ष कहते थे कि राम हुए नहीं, कृष्ण हुए नहीं। आज भला ये चुनाव में कह रहे हो, लेकिन इन पर विश्वास मत करिएगा। राम हमारी रग रग में है, कण कण में है। जिस तरह से योगी ने धुआंधार चुनाव प्रचार किया है, उसके बाद यहाँ पर पूरा जो महाराष्ट्र था वो भगवा में नजर आया। खबरों में अब बात बीजेपी के एक्शन की। चुनाव से ऐन पहले बीजेपी ने 40 नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बीजेपी ने इन सभी नेताओं को अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये सभी नेता और कार्यकर्ता 37 अलग अलग विधानसभाओं से हैं। पार्टी ने ये कार्रवाई तब की है जब महायुति ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में महायुति ने महाराष्ट्र को अभूतपूर्व समृद्धि और विकास की ओर ले जाने की बात कही है। इस बार महाराष्ट्र में टिकट न मिलने से कांग्रेस, शरद पवार गुट समेत लगभग सभी पार्टियों के कई नेता बागी हो गए, निर्दलीय के रूप में चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। बीजेपी कभी इसी तरह की नाराजगी देखने को मिली है। इनमें 2 पूर्व सांसद तक शामिल हैं। इनमें हिना गावित नंदुरबार और एटीएम पाटिल जलगांव का नाम भी शामिल है। पार्टी से नाराजगी के बाद भी हिना ने नंदुरबार से चुनावी मैदान से ताल ठोक दी और वहीं एटी पाटिल जलगांव से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की नंदुरबार सीट से 2014 और 2019 में सांसद रह चुकी हिना गावित ने भी विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी ठोक दी, जो इस साल हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के गोवाल पांडवी से हार गई थी। विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय ही चुनावी मैदान में कूद पड़ी। ऐसा ही हाल एटी पाटिल का है। इनके अलावा पार्टी के 30 नेताओं ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया और वो अभी भी मैदान में टिके हुए हैं। और बीजेपी ने जिस तरह का सख्त एक्शन लिया है, उसके बाद पार्टी नेताओं में भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि 40 नेताओं और कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। खबरों में अब बात ओवैसी के बयान की। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा।
ओवैसी ने दोनों नेताओं को अपना दुश्मन बताते हुए कहा कि शहरों के नाम बदलने का मुद्दा लोगों को असली समस्याओं से भटका रहा है। अकबरुद्दीन एक बार फिर यहां पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और उन्होंने फिर पीएम मोदी और सीएम योगी को निशाने पर लिया। बटोगे तो कटोगे से लोगों को कई ऐतराज है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि बीफ के नाम पर मॉब लिंचिंग और घर वापसी के नाम पर, टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी रखने के नाम पर तुम बांट रहे हो। क्या इससे मुल्क कमजोर नहीं हो रहा है? मुसलमानों और हिंदुओं को लड़ाना क्या देश को बांटना नहीं है? मैं अकबरुद्दीन ओवैसी एक मुसलमान कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी और योगी, हिंदुस्तान जितना आपका है उतना ही मेरा भी है। अकबरुद्दीन ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए आगे कहा कि वो मुसलमान हैं, इसलिए मुसलमानों की आवाज उठाते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर 15 मिनट वाला बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि रात के 9:45 का टाइम है, कैंपेन का टाइम जो है वो 10 बजे तक है, अभी 15 मिनट बाकी है। आपको बता दें कि कुछ साल पहले अकबरुद्दीन ने 15 मिनट का जिक्र करते हुए एक विवादित भाषण दिया था। उन्होंने अपने भाषण के दौरान योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी पर बार बार निशाना साधा। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि 20 नवंबर को आसमान में सिर्फ पतंग ही पतंग होगी। आपको बता दें कि पतंग AIMIM का चुनाव चिन्ह है और 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोटिंग है। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी, लेकिन उससे पहले अकबरुद्दीन ने जिस तरह का बयान, जिस तरह का भाषण दिया है, उसको लेकर वो मुश्किल में जरूर फंस सकते हैं। खबरों में अब बात राज ठाकरे को लगे झटके की। बीजेपी ने राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को अपना समर्थन नहीं देने का फैसला लिया है। इसकी जानकारी बीजेपी नेता आशीष शेलार ने दी है। आपको बता दें कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। अमित माहिम सीट से मैदान में है। पहले ये जानकारी सामने आई थी कि बीजेपी राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को अपना समर्थन दे सकती है, लेकिन अब बीजेपी सिर्फ एक सीट पर MNS को सपोर्ट कर रही है, वो भी सिपाही बाला नंदगांवकर को, जो शिवडी विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने अमित ठाकरे को भी समर्थन देने की बात कही थी, लेकिन अब पार्टी ने अपना मन बदल लिया। इतना ही नहीं, राज ठाकरे को उम्मीद थी कि उद्धव ठाकरे अपने भतीजे के सामने यानी शिवसेना UBT के उम्मीदवार को नहीं उतारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शिवसेना UBT ने भी इस सीट से महेश सावंत को चुनावी मैदान में उतारा। इसके अलावा एकनाथ शिंदे की पार्टी ने सदा सर्वानंकर को इस सीट से टिकट दिया, इसलिए माहिम सीट से चुनाव जीतना अमित ठाकरे के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि इस सीट को ठाकरे परिवार का गढ़ माना जाता है। आपको बता दें कि साल 1996 में बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी। वहीं जब बाला साहेब ने अपना उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे को घोषित किया तो राज ठाकरे ने अपनी अलग पार्टी MNS की स्थापना की। दरअसल राजनीतिक विशेषज्ञों और राज ठाकरे दोनों को ही लगता था कि बाला साहेब ठाकरे उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने उद्धव ठाकरे को चुना, जिसके बाद राज ठाकरे ने बगावत करते हुए पार्टी से वो अलग हो गए और अपनी एक अलग पार्टी बनाई। खबरों के आखिर में बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नागपुर से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। दीक्षा भूमि में बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया। अपने पहले चुनावी भाषण में राहुल गांधी एक बार फिर संविधान की कॉपी के साथ नजर आए। लोकसभा चुनाव वाले फार्मूले को उन्होंने आजमाया। इसके साथ ही उन्होंने संकेत दिया है कि विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस संविधान और आरक्षण जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान से ही सरकार की अलग अलग संस्थाएं बनती हैं। अगर संविधान नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन भी नहीं बनता। संविधान से हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम बना है। अगर ये हट गया तो आपको एक पब्लिक स्कूल, पब्लिक अस्पताल, पब्लिक कॉलेज नहीं मिलेगा। बीजेपी पर हमला करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि जब RSS और बीजेपी के लोग संविधान पर आक्रमण करते हैं तो वो हिंदुस्तान की आवाज पर आक्रमण कर रहे हैं। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में चुनाव अभियान के आगाज के लिए महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके को चुना, जहां की 35 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इस इलाके में 10 साल बाद जबरदस्त सफलता मिली थी। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने संविधान और आरक्षण को मुद्दा बनाया था। इसी वजह से पार्टी को मराठा वोट के साथ मुस्लिम और दलित वोटरों का साथ मिला था। विदर्भ इलाका 2014 के बाद से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है, मगर 2014 में बीजेपी ने इस इलाके में गहरी पैठ बना ली थी और एक बार फिर विदर्भ से 35 सीटें आती हैं और इसी पर फोकस करते हुए राहुल गांधी ने अपने चुनाव प्रचार का अभियान यहीं से शुरू किया है। यानी एक बार फिर कांग्रेस और राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि इस बार का चुनाव महाराष्ट्र में वो संविधान, आरक्षण, जातिगत जनगणना के मुद्दे पर ही लड़ेंगे और इसी पर आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे इस वीडियो की खबरें कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।